गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग क्या लेके आएंगे, अब आपके लिए यहाँ पे हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर जो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किए कवर किए थे, 3 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने 5 कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और आज हम बाकी के 6 कॉन्सेप्ट कवर करके तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आएंगे। तो इस सीरीज में बेटा कौन सी वीडियो आ रही है बेटा, थर्ड वीडियो आ रही है। और थर्ड वीडियो के अंदर में हम लोग कंसेप्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम कंप्लीट करेंगे। और क्या है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब पुरानी सोच है हमारी, नेगेटिविटी वाली प्रिंसिपल है, बताएंगे। लेकिन हमेशा कहता हूँ मैं कि आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको गोल्डन लाइंस को लिखना होगा। तो गोल्डन लाइन यहाँ क्या बनती है बेटा, कि मैंने क्या बोला, डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। कि डू नॉट एंटिसिपेट, कभी भी प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो, लेकिन किसको आप एंटिसिपेट करो, हमेशा पॉसिबल लॉसेज, जो लॉसेज आपके हो सकते हैं। यानी कि एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी काउंटेड। एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी काउंटेड। यानी कि जो भी आपको एंटिसिपेटेड, कोई भी अगर आपको एक्सपेंस लग रहा है या कोई भी आपको लॉस लग रहा है तो वो आपको क्या करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को। यानी कि वी शुड एंटिसिपेट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज शुड बी काउंटेड, नॉट प्रॉफिट्स। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना। ये प्रिंसिपल है, प्रूडेंस का है, या इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेटिज्म का। यानी कि डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। इसका मतलब वी शुड एंटिसिपेटेड द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, नॉट द प्रोस्पेक्टिव इनकम एंड गेन। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें बड़ा कंजर्वेटिव होकर चलना है। कंजर्वेटिव को मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, बड़ा दकियानुसी सोचना है, नेगेटिव सोच रखनी है। यानी कि आपको हमेशा लॉसेस की बात करनी है, लॉसेस की क्या करनी है, आपको बातें करनी है, वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने। एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमारा डेटर है अक्षय कुमार, हमारा डेटर है। हमने अक्षय कुमार को क्या करा है, सामान बेचा है। हमने कितने का सामान बेचा, 20,000 का बेचा। कितने का बेचा है, 20,000 रुपये का बेचा। अब मुझे डाउट लगता है बेटा, मुझे डाउट लग रहा है कि यार हो सकता है अक्षय कुमार मुझे पूरे पैसे नहीं देगा, हो सकता है कि मेरे वो 2,000 रुपये मार ले, यानी कि मुझे पूरी 10,000 की पेमेंट मुझे नहीं मिलेगी और 10,000 की जगह मुझे हो सकता है कि मेरा 2,000 रुपये डूब जाए। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, एंटिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एंटिसिपेट करते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि शायद हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उसके लिए हम 2,000 रुपये का एक प्रोविज़न बना देते हैं। अब सर ये प्रोविज़न क्या होता है, ये टेक्निकल चीज़ें बाद में जाएंगे। यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा 2,000 रुपये डूब जाएगा, इस चीज़ को हम अपना एक्सपेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे। ये एंटिसिपेटेड एक्सपेंस मान लेंगे, या दूसरी भाषा में कहें तो एंटिसिपेटेड क्या मान लेंगे, इसको हम लॉस मान लेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है मुझे, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थोड़ा सोचना पड़ता है हमारे बिजनेस के अंदर में। हमारे इंडिया के अंदर हम लोग ज़रूर इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं और थोड़ा नेगेटिविटी की बातें करते हैं, ये आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी। सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अग्रवाल मोबाइल स्टोर है, 31 मार्च 2020 का दिन था। 31 मार्च 2020 का दिन था, रात को 12 बजे थे। इसका मतलब रात को 12 बजे का मतलब क्या हो गया, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया। मैंने देखा मेरे यहाँ पे जो स्टॉक है, मेरे यहाँ पे जो मोबाइल रखे हुए हैं, अब मैं थोड़ा एग्जांपल बड़े अमाउंट का लूँगा। मेरे यहाँ जो मोबाइल रखे हुए थे, मैंने देखा कि मेरे पास काफ़ी सारे मोबाइल बचे हुए हैं। मैंने सारे बिल निकाल के चेक करा, इन मोबाइलों की जो कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि जितने में मैंने ख़रीदा था, वो वैल्यू आ रही थी 1,50,000 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 1,50,000 की वैल्यू आ रही थी। और मैंने हिसाब लगाया, कल को इनको मार्केट में बेचने जाऊँ मैं, अगर कल को इनको मार्केट में बेचना चाहूँ तो बेटा कितने के बिक जाएंगे मेरे, 1,60,000 के बिक रहे थे। 1 लाख कितने के बिक रहे थे, 60,000 रुपये। यानी कि मार्केट वैल्यू उनकी 10,000 रुपये की आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी। अब मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो स्टॉक की वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे। अब मैं स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 लिखूँगा या 1,60,000 लिखूँगा। आप कहेंगे सर 1,50,000 लिखो या 1,60,000 लिखो, आप हमें बताइए। यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 1,50,000 ही। ऐसा क्यों, यहाँ पे हम लोग 10,000 रुपये वैल्यू
यानी 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो नहीं दिखा सकते। यानी कि सर वो प्रॉफिट वो मेरा बिका थोड़ी है। यानी कि अगर मेरे मोबाइल अगर रखे हुए हैं मेरी दुकान के अंदर में वो 1,50,000 के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट उनकी वैल्यू 1,60,000 रुपये है, क्या मैं उनको 1,60,000 का दिखा सकता हूँ? दिखा दो बेटा। तो यानी कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट वॉयलेट करा है? आपने वॉयलेट कर लिया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को, आपने वॉयलेट कर लिया। यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है वी शुड एंटिसिपेटेड द लॉसेज नॉट द प्रॉफिट। तो उसको हम 1,60,000 का नहीं दिखाएंगे, हम कितने का दिखाएंगे अपनी किताबों में? 1,50,000 का ही दिखाएंगे, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? उस दुकानदार ने 1,60,000 का दिखा दिया, इज ही करेक्ट और रॉन्ग? अगर गलत है तो कौन सा कॉन्सेप्ट उसने वायलेट किया है? आप लिखेंगे हाँ जी वो गलत है और उसने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को वायलेट किया है, क्योंकि उसने एंटिसिपेट किसको कर लिया है? प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट कर लिया है। और हम बार बार मना कर रहे हैं कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको एंटिसिपेट आपको नहीं करना, प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, मान लो उनकी वैल्यू रह जाए 1,35,000। सर ऐसी बातें क्यों करते हो भाई? नेगेटिव सोचना है मुझे। 1,35,000 मैंने सोच लिया, इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हो गई? सर ये तो 15,000 रुपये वैल्यू कम आ रही है एक तरह से। तो मैं 1,50 दिखाऊँ या 1,35 दिखाऊँ? तो मैं कितना दिखाऊँगा? 1,35,000 दिखाऊँगा। यानी कि मैं अपनी किताबों में एक तरह का 15,000 रुपये का लॉस दिखा दूंगा, ताकि मुझे एंटिसिपेट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं कि मुझे लग रहा है कि 15,000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ मेरा 15,000 रुपये यहाँ डूब जाएगा। तो मैं यहाँ पे मतलब 15,000 रुपये का मेरा नुकसान हो रहा है, ये मेरा एंटिसिपेशन है, तो मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समराइज़ करता हूँ, 1,50 का स्टॉक था, मार्केट की वैल्यू 1,60 है, कितने का दिखाऊँगा? 1,50 का दिखाऊँगा। दूसरा केस, 1,50 की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 1,35 की है, कितना दिखाऊँगा? 1,35 दिखाऊँगा। कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे आगे आ जाता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक लाइन भी होती है, इसलिए कहते भी हैं क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा किस पे करते हैं? जो भी लोअर होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है और उसका नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बताने को तो बहुत सारा है बेटा, टाइम लिमिट का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। इसी सीरीज में 7वां कॉन्सेप्ट आएगा और आज का दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा हमारे लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या नाम है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि एसेट, फिर से मैं बताता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल तो आप अपने लिख देंगे, लेकिन आपको गोल्डन लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। यानी कि आपको आना चाहिए बोलना। कोई पूछता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। फिर से बोलेगा एन एसेट। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है? एक एसेट है। यानी कि आपने क्या लिखना है यहाँ पे? एसेट लिखना है आपको। एसेट का मतलब आपका लैंड हो गया आपका, या बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जितना कि हम लोगों ने एक्वायर करने के लिए इसको पे किया है। एंड द कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट। क्या लिखा बेटा मैंने? अकाउंटिंग ऑफ एसेट। और एसेट की अकाउंटिंग करने के लिए वो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वही क्या है? बेस है। यानी क्या लाइन है? एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट। छोटा सा एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक लैंड खरीदी है, मैंने एक ज़मीन मैंने खरीदी, मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदी है। चलो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, यानी कि मैंने बिल्डिंग खरीदी, और जो बिल्डिंग है मैंने जो खरीदी 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। कितने की बिल्डिंग खरीदी है? अग्रवाल मोबाइल स्टोर ने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। यानी कि 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और 10 लाख रुपए के उसके क्या करा लिए? कागज़ करा लिए। 10 लाख रुपए की बिल्डिंग करा के कागज़ वागज करा के नहीं, उसका टोटल खर्चा ही मान लेता है। टोटल 10 लाख रुपए की बिल्डिंग पड़ी है, हो सकता है 9 लाख रुपए की बिल्डिंग हो और 1 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगी हो। क्या लगी हो? स्टाम्प ड्यूटी लगी हो, तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। मतलब 10 लाख रुपए की मेरी बिल्डिंग पड़ गई है, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करूंगा? हाँ जी बेटा बिल्कुल सही कहा कि मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? 10 लाख रुपए। जितना कि मैंने उसको खरीदने के लिए पे किया है उतना हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? और एंड इट इज़ अ बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट। अब मेरे को लगता है कि हर साल इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज हो जाएगा? डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा। मान लो 10% है, तो 1 साल बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी? 10 लाख की चीज़ की 9 लाख रह जाएगी। मान लो अब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा फॉलो कर रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन। फिर अगले साल कितनी रह जाएगी? 8 लाख रह जाएगी। फिर अगले साल कितनी रह जाएगी? 7 लाख रह जाएगी। इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। यानी कि मैंने रिकॉर्ड कितने में करा? जितना कि मैंने उसके लिए क्या करा है? प्राइस किया है, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू को मैं क्या करता रहूँगा? सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिड्यूस करता रहूँगा।
सिस्टमेटिक तरीके से क्या करता रहूँगा, रिड्यूस करता रहूँगा। ये आपको समझना ज़रूरी है, वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, यानी कि उसकी यही हम बुक में क्या दिखाएंगे, वैल्यू दिखाएंगे। इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, या खाली इसका नाम हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। कि क्या नाम से बोलते हैं इसको, मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए लैंड खरीद ली मैंने, लैंड का मतलब जानते हैं आप, ज़मीन खरीद ली। ज़मीन के ऊपर आपको जानकारी बताओ, डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बेटा। क्या नहीं लगता, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू हम मान के चलते हैं कम नहीं होती। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक ज़मीन खरीदी है, 1 करोड़ रुपए की खरीदी मैंने। कितने की खरीदी, 1 करोड़ रुपए की, और मैंने किताबों में कितनी की दिखा दी, 1 करोड़ रुपए की दिखा दी। अब मेरी 1 करोड़ की रहेगी, अगले साल भी 1 करोड़ की रहेगी, अगले साल भी 1 करोड़ रुपए की रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यही मेरा क्या है, मैंने जितना अमाउंट पे करा है उसी वैल्यू पे इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। मान लो 3 साल बाद की बात है, 3 साल बाद की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। अब इस नेचुरल से बात है, मैंने लैंड खरीदी 1 करोड़ रुपए की, आज उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई। मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं कितने का दिखाऊंगा बुक्स में, मेरे को बुक्स में कितना का दिखाना पड़ेगा, मुझे 1,40,000 1 करोड़ 40 लाख का नहीं दिखाऊंगा। मैं बुक्स में अभी भी कितना दिखाऊंगा बेटा, हाँ जी बेटा, मैं बुक्स में अभी भी कितना दिखाऊंगा, 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा, चाहे मार्केट वैल्यू भले ही ज़्यादा हो गई हो। या इसका दूसरा केस सोचो, मान लो मार्केट वैल्यू रह गई है उसकी 80 लाख रुपए रह गई है, लेकिन मैं बुक्स में अभी भी कितने दिखाऊंगा उसको, 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा। बिकॉज वट एवर भी आई हैव पेड टू एक्वायर दिस लैंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज यही कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पीछे भी दे रखा है आपको, यानी कि आप मार्केट वैल्यू से घबराएं नहीं, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपको एक्चुअल कॉस्ट दिखानी पड़ेंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सारे एसेट्स के लिए लगता है, और इसके अंदर स्टॉक नहीं आता। स्टॉक पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है बेटा, प्रूडेंस प्रिंसिपल को क्या करते हैं हम लोग, फॉलो करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम जितनी भी एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उनको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, और सभी चीज़ों को धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में हम डेप्रिशिएट चार्ज कर लेते हैं। लेकिन लैंड के ऊपर कभी डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा। आगे चलेंगे बेटा, अब आएंगे आज के हम थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा बेटे हमारे लिए, वो प्रिंसिपल होगा हमारे लिए आज होगा मैचिंग प्रिंसिपल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल के लिए एक गोल्डन लाइन क्या है, एक ग्रीन में लिखी हुई है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं पीरियोडिकली। हर साल का प्रॉफिट हम अलग अलग निकालेंगे, प्रॉफिट पीरियोडिकली अलग अलग निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर आर मैच अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर आर मैच अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, यानी कि कहना चाहता है ये कॉन्सेप्ट, मैचिंग करनी है आपको, यानी कि मिलाना है। आपको मालूम है आजकल तो मैचिंग का ही ज़माना है, हर चीज़ बच्चों को क्या करनी है, मैचिंग की खरीदनी है आपको। आप कहीं भी जाते हैं, आप कभी टाई देखते हैं, कभी अपना पैंट शर्ट देखी आपने, ठीक है, अगर वो भी आप क्या करते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं कि आप एक क्या नाम है, एक पर्टिकुलर मैचिंग आपके पास होनी चाहिए। आप देखते हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, खासतौर पे लेडीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की उनको मैचिंग चाहिए। वही अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हमें यहाँ फॉलो करना है, यानी कि टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पीरियोडिकली। ये है एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर आर मैच अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू, यानी जिस साल का आपने एक्सपेंस लिया है उसी साल का आपको रेवेन्यू भी लेना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, मेरी बात समझिए। मान लीजिए मैं 2019 का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, 2019 का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। इस साल जो मेरी सेल हुई है वो 1 लाख रुपए की हुई है, तो मुझे एक्सपेंस इस साल हुआ मेरा 20,000 रुपये का, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना आ गया मेरा प्रॉफिट, आप कहेंगे सब प्रॉफिट 80,000 रुपये का आ गया। कितने का आ गया, 80,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये मैंने बात करी है 2019 की, यानी कि जिस साल का मैंने सेल लिया उसी साल का मैं क्या ले लूँगा, एक्सपेंस ले लूँगा। अगर दूसरी बात करी मैंने सेल, मैंने यहाँ पे अगले साल 2020 की बात करी, 2020 में मेरी सेल होती है 2 लाख रुपये की, एक्सपेंस मेरा होता है 30,000 का, तो इस साल की सेल में से इस साल के रेवेन्यू को, एक्सपेंस को क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। ये 2 लाख का है, इस साल का एक्सपेंस कितना है मेरा, EXP एक्सपेंस कितना है मेरा 80,000 रुपये, यानी कितना रह गया मेरा 1,20,000 रुपये का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल का मैं एक्सपेंस लूँगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर यहाँ इस साल का एक्सपेंस रहने देते हैं, इस एक्सपेंस को हम अगले साल माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। और मैच करने का तरीका क्या होता है, जिस साल का रेवेन्यू आपने लिया है उसी साल का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सपेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब आपने कौन से कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस फॉर अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, कुछ भी कह सकते हैं, आर मैच अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस साल का आपने रेवेन्यू लिया है उसी साल का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्सपेंस लेना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं सर नहीं अगले साल एक्सपेंस काउंट कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत कहते हैं। इसका मतलब कौन सा वायलेट कर दिया प्रिंसिपल, उन्होंने मैचिंग प्रिंसिपल को क्या कर दिया है, वायलेट यहाँ पे कर दिया है। तो इसलिए करते हैं हम लोग ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस की, ये हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक बिजनेस है और बिजनेस मैंने नया बिजनेस शुरू करा। इस साल उसका जो सेल हुई बेटा, उसकी जो सेल हो गई इस साल हमारे पास 1 लाख रुपए की सेल हो गई। कितने की सेल हुई है, 1 लाख रुपए की। उस साल उसने क्या करा था, उसी साल जब 1 लाख रुपए की सेल हुई है तो पहले साल तो नेचुरल से बात है सेल कम ही होती है, टाइम लगता है। और उसी साल उसने 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, 50,000 रुपये के गुड्स खरीद लिए। सेल कितने की हुई उसकी, 1 लाख की। मशीन कितने की खरीदी है, 2 लाख की। गुड्स कितने खरीदे हैं, 50,000 के। वो कहेगा यार 1 लाख रुपए की मैंने सेल करी है, 2 लाख की मशीन, 50 का ये, 2.5 लाख रुपये खर्चा हो गया, 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा है, यार ये 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अरे ऐसे करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में मैचिंग कंसेप्ट लगाएंगे। यानी कि जो 2 लाख रुपए की जो हमारी मशीन है उसका पूरा खर्चा नहीं घटाएंगे। क्यों, क्योंकि वो मशीन तो हमारे लिए 1 साल काम नहीं आएगी, 10, 12, 15 साल काम आएगी। उसके हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो 1 साल में ही हम चार्ज नहीं करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यानी कि जिस साल की आपकी सेल है और उसी साल का आपको एक्सपेंस आपको लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो कहलाता है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहलाता है। कौन सा प्रिंसिपल है बेटा, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। इसको ड्यूल भी बोलते हैं, DUAL या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ये बेटा हमेशा याद रखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा ये किसको पर बेस्ड होता है बेटा, हाँ जी बेटा ये बेस्ड होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन की एक अप्रोच होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है A = L+C। A = L+C का मतलब क्या होता है, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती हैं। लाइबिलिटी आपको मालूम है टूवर्ड्स द आउटसाइडर एंड कैपिटल इज टूवर्ड्स द ऑनर। तो बेटा फिर से गोल्डन लाइन आ गई हैं आपके लिए। क्या गोल्डन लाइन है कि एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय एंटरप्राइजेस, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर होती है एंटरप्राइजेस की, हैज़ 2 एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, ए डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ऑफ और लगा देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यानी कि क्या गोल्डन लाइन याद रखनी है आपको, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय एंटरप्राइजेज हैज़ 2 एस्पेक्ट, ए डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट के होते हैं। सर बात समझ में नहीं आई, कैसे इक्वल अमाउंट के होते हैं। और सर प्रिंसिपल का नाम क्या है, प्रिंसिपल का नाम है इसका ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसका मतलब ये होता है हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है, आप कहते हैं गुड्स खरीदते हैं, पूरा चैप्टर आएगा बेटे, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, चैप्टर 5। आपने गुड्स खरीदे, सर डेबिट और क्रेडिट को समझ में नहीं आ रहा, ये बाद में समझेंगे। डेबिट और क्रेडिट मतलब हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। आपने गुड्स खरीदे, क्या होता है, आप कहते हैं सर गुड्स आ जाता है और क्या चला जाता है, सर कैश चला जाता है। गुड्स अगर परचेज करेंगे कैश में तो क्या होगा, सर गुड्स आएंगे और कैश जाएगा। कितने इफेक्ट आए, 2 इफेक्ट आए। सर और कोई ट्रांजैक्शन, हाँ जी आप देखिए, अगर आप मान लिया आपने गुड्स बेचे कैश में तो क्या होगा, सर यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ कैश आएगा और गुड्स जाएंगे, कैश आएगा और गुड्स जाएंगे। कितने इफेक्ट आए यहाँ पे, सर 2 इफेक्ट आ गए। बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, सर अगर बैंक से लोन लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सर हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और साथ साथ में हमारी क्या बढ़ जाएगी, सर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने इफेक्ट आए हमारे पास, डबल इफेक्ट आए। इसीलिए कहते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट आएंगे, डबल इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। आप यहाँ एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल दे देना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, taking the loan from the bank, all are based on the dual or duality principle, in which we will record both the effects. One effect is known as the debit and another effect known as the credit.
चलिए बेटा अगले प्रिंसिपल पर आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा। ये प्रिंसिपल है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेटा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है। और कोई भी कंसेप्ट हम करते हैं, मैंने बताया था आपको क्या चाहिए, गोल्डन लाइन चाहिए। गोल्डन लाइन क्या है? रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established यानी कि ये गोल्डन लाइन हो गई। रेवेन्यू कंसिडर टू हैव बीन रियलाइज, हम इसको मानेंगे कि कंसिडर हम लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है। व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, ट्रांजैक्शन एंटर भी हो जाए और ऑब्लिगेशन जो है उसको रिसीव करने की इस्टेब्लिश हो जाए। यानी कि लीगल रिलेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? इस्टेब्लिश होना चाहिए। छोटी सी एक कहानी हम करेंगे। मान लीजिए 2 साल की बात करते हैं। हमने क्या करा, 2018 में कोई सामान बेचा, कोई 2018 में सामान बेचा, मैंने सामान बेच दिया लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आया है, मेरे गुड्स भी चले गए हैं। मैंने 2018 में सामान को बेचा है, सेल किया है, मेरे पास पैसा 2019 में आता है, तो बताइए मैं 2018 की सेल मानूँ या उसको मैं 2019 की सेल मानूँ? आप कहेंगे सर सामान कब बेचा है? 2018 में बेचा है। पैसा कब मिला है आपको? सर पैसा मुझे मिला है 2019 में। यानी कि रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज़ एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन इज रिसीव्ड। ऑब्लिगेशन इज एस्टैब्लिश कह सकते हो, या ऑब्लिगेशन टू रियलाइज द अमाउंट इज एस्टैब्लिश। यानी कि आपका एंटाइटलमेंट तो बन गया ना कि उस बंदे से आप पैसे ले लेंगे, तो आप इसको किस साल का रेवेन्यू मानेंगे? 2018 का रेवेन्यू मानेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा 2018 में सेल करते हैं, पैसा 2019 में हमें मिलता है, तो क्या हम 2018 में इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लगता है। यानी कि रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन entered into and the obligation to receive the amount is established। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्लिगेशन रिसीव हो जाती है। अब सुनिए ज़रा कहानी में अलग है, मैं चेंज लेके आता हूँ। मैंने क्या करा, 2019 में क्या करा है, सामान 2019 में है 2020 में। मैंने क्या करा, 2019 साल है मेरा और 2020 साल है। होता क्या है कि मेरे पास 2020 में मेरे को सामान बेचना था, उसके लिए मुझे एडवांस मिल जाता है 2019 में ही। मुझे एडवांस कब मिल जाता है? 2019 में। लेकिन मैंने अभी उसको डिलीवर नहीं करा, और डिलीवर मैं कब करूँगा? उसको 2020 में करूँगा। उसने मुझे क्या दे दिया है? एडवांस पैसा दे दिया है। यानी कि मुझे एडवांस जमा करा दिया गया है 2019 में। क्या मैं उसको 2019 में जो एडवांस जो 2020 का मुझे एडवांस 2019 में मिल गया है, यानी किसी ने 2020 में किसी को माल मुझे बेचना था। मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर आ गया 10 लाख रुपए का, सर हमें 2020 के अंदर में 10 लाख रुपए के मोबाइल दे देना, लेकिन आप मुझसे एडवांस ले लीजिए 1 लाख रुपए का। अब मुझे 1 लाख रुपए का मुझे एडवांस मिल गया है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं 2019 में, या मैं 2019 में मैं क्या उसको अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। हम 2019 में उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने हमें एडवांस दिया है केवल, क्योंकि अभी हमारा कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन नहीं है, उसने केवल हमारे को एडवांस दे दिया है। और एडवांस देने से हमारे पास ये ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इस्टेब्लिश वाला कंसेप्ट नहीं लगता। तो हम इसको 2019 में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपना रेवेन्यू। हम कब रिकॉर्ड करेंगे इसको? 2020 में। यानी कि वो एडवांस में अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है तो इस साल का उसको रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, उसको रेवेन्यू 2020 का ही माना जाएगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लगता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी देर हो गई इनको करते करते, अब ख़त्म करने की राह पे आ गए हैं बेटा हम लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और हमेशा की बात रही है हमारे लिए, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो गोल्डन लाइन्स की बात होती है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अकाउंटिंग बेटे पर्सनल बायस से क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर में ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप गलत काम कर लें। आपको लगता है कि यार नहीं, मेरा मालिक मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है तो मैं अकाउंटिंग गलत कर दूं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस का मतलब बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपके अकाउंट्स क्या होने चाहिए? जेन्युइन होने चाहिए आपके। यानी कि जेन्युइन का मतलब क्या है? प्रॉपर सिस्टम क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए वहाँ पे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड एवरीथिंग शुड बी हैव द प्रॉपर एविडेंसेस।
हर चीज़ के क्या होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेज होने चाहिए। अगर प्रॉपर एविडेंसेज नहीं है, इसका मतलब आपने किस कॉन्सेप्ट को वायलेट किया है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूँ, हम ऑडिट करने जाते थे बेटा, हम बता रहे हैं आपको, कभी 95 98 की बातें बता रहे हैं, 98 की बातें एग्जैक्टली बेटा। हम ऑडिट करने जा रहे थे, तो आपको बता देता हूँ, वैसे कभी भी ऑडिट करने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो रूल ये होता है बेटा कि आप जब कभी ऑडिट करने जाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे एसेट्स होते हैं कंपनी के अंदर में, उनके पास बहुत सारी कार हैं, उनके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ों को बुक्स में दिखा रखा था। तो लेकिन जब हम ऑडिट करें तो हमने चेक करा कि यार ये चीज़ें हैं भी या नहीं है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है कि जाके फिजिकली वेरीफाई भी करें कि ये चीज़ें हैं और या नहीं है, और उनके साथ में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बिल्स होनी चाहिए। प्रॉपर क्या होनी चाहिए, बिल्स होने चाहिए। यानी कि मान लो अब येस बैंक में घोटाला हुआ, येस बैंक में घोटाला हुआ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। यानी कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं, किसी को लोन दिया है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, या कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदी हैं या उन्होंने कोई और इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन एग्रीमेंट्स हैं या नहीं। यानी एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। यानी हम लोग जब देखने जाते थे तो वहाँ गलती हो जाती है। यानी कि मैं गया एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे 15 अगस्त का बेटे बिल बना हुआ था, एक 15 अगस्त का बिल बना हुआ था स्टाफ वेलफेयर के नाम का, 15 अगस्त का स्टाफ वेलफेयर का बोगस बिल बना रखा था। अब मैंने इस गलती को पकड़ लिया। मैंने 15 अगस्त को तो ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी थी जी, ये तो गजटेड हॉलीडे है। उन्होंने 25,000 रुपये का बिल बना रखा था स्टाफ वेलफेयर का, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, आई कैन नॉट शेयर द नेम विद यू। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने 25,000 का बोगस बिल बना दिया। इसका मतलब हमारे जो बॉस है उसको हमने जाके बोला सर ये ऐसे ऐसे यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया, तो बॉस ने क्या करा, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल ये खर्चा कंपनी का नहीं माना जाएगा। कंपनी ने खर्चा ज़बरदस्ती में डाल दिया ताकि उनका प्रॉफिट कम आ जाए, प्रॉफिट कम आने टैक्स कम आ जाए। तो यानी कि हम लोगों ने पर्सनल बायस नहीं था, इसका मतलब हमने किसी कोई को अनड्यू फेवर नहीं करा, हमने प्रॉपर तरीके से चेक करा। यानी कि वो ज़बरदस्ती का बोगस बिल बना हुआ है तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आगे से आप याद रखेंगे, आज मेरे साथ आप कसम खाएंगे, जब भी आप अकाउंटेंट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, या ज़िंदगी में जब भी काम करें तो गलत आप नहीं करेंगे और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। अगर फिजिकली वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ी आपको, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट की लोकेशंस को, तो वो भी आप वेरीफाई करेंगे और जो जेन्युइन होगा वो आप लिखेंगे बेटा। यही हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। आगे आने वीडियो के अंदर में हम बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। उसका रीज़न ये है ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहें। ये हमारे पास बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है कोविड-19 के कारण, और ताकि आप क्लास 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हो सकें। टेक केयर बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।